हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मुस्कान पर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। माय नेम इज मुस्कान साहू। आई हैव क्वालिफाइड जेआरएफ इन 2020 with 99.73 percentile in commerce. I have qualified only NET 2 times in June 2019 and December 2019. I have completed my MCOM in 2020 from महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज। क्या होता है फाइनेंशियल लेवरेज, आइए देखते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या था? ऑपरेटिंग लेवरेज द चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? डॉल का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला था। फॉर्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए आइए अब आते हैं फाइनेंशियल लेवरेज पे। क्या है फाइनेंशियल लेवरेज? फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज क्या था? चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो फाइनेंशियल लेवरेज क्या हो जाएगा? द चांस ऑफ getting advantage or disadvantage of financial fixed cost, that is interest। ठीक है। किसी कंपनी के पास अगर चांस है किसका? एडवांटेज लेने का या तो डिसएडवांटेज लेने का। किसकी वजह से? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेने का अगर किसी कंपनी के पास चांस है तो हम क्या बोलेंगे? उस कंपनी के पास फाइनेंशियल लेवरेज है। अगर फाइनेंशियल लेवरेज है मीन्स उस कंपनी में क्या है? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है तो उस कंपनी में क्या? उस कंपनी में रिस्क है, साथ में उस कंपनी में बेनिफिट भी है। ठीक है, क्योंकि जितना हम इंक्रीज करेंगे सेल्स में उससे ज्यादा इंक्रीज होगा हमारे ईबीआईटी में, और जब ईबीआईटी में इंक्रीज होगा तो उससे ज्यादा हमारे ईपीएस में इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हमारे ईबीआईटी में डिक्रीज होगा तो उससे ज्यादा का डिक्रीज हमारे ईपीएस में हो जाएगा। चलिए देखते हैं फाइनेंशियल लेवरेज क्या है। लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल कैरीज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो लॉन्ग टर्म डेट होते हैं उनपे क्या होते हैं? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। इज ऑब्लिगेटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को ये पेमेंट करना ही होता है। ठीक है, इसलिए ये कंपनी पे क्या होता है? रिस्क होता है। कंपनी पे ये एक रिस्क की तरह बना होता है। साथ में कंपनी के पास एडवांटेज भी होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का अगर ईबीआईटी इंक्रीज हो रहा है फिर भी कंपनी को एक फिक्स्ड रेट से पेमेंट करना है अपने डिबेंचर होल्डर को। उनके रेट में, उनके इंटरेस्ट में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा अगर हमारे ईबीआईटी में इंक्रीज हो रहा है तो। लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है हमारे ईबीआईटी में तो भी हमें ये फिक्स्ड पेमेंट करना ही करना है। ठीक है, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। प्रॉफिट के केस में तो हमारे लिए फायदा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ही पेमेंट करना है, फिक्स्ड है। प्रॉफिट हो रहा है फिर भी हमें इंक्रीज नहीं करना है इस फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को। लेकिन अगर लॉस हो रहा है, लॉस के केस में हम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज नहीं कर सकते, जितना है हमें उतना ही पेमेंट करना है। तो लॉस के केस में ये धीरे धीरे क्या करेगा? लिक्विडेशन की तरफ कंपनी को लेता जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी के लिए ये एक एडवांटेज है।
Thus, the effect of change in the operating profit or EBIT on the earning per share is shown by the financial leverage. Financial leverage में हम क्या कंप्यूट करते हैं? financial leverage में हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या मेजर करता है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मेजर करता है कि EBIT में चेंज का EPS पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. EBIT में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसका हमारे कंपनी के EPS पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यही मेजर करते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में. ठीक है, कि कितने प्रमाण में हम EBIT चेंज करें कि हमारे EPS में फेवरेबल चेंज हो, ये देखने के लिए हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं. देखिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल लेवरेज किससे एसोसिएट होता है, किससे रिलेटेड होता है? फाइनेंशियल रिस्क से. और फाइनेंशियल रिस्क अराइज कब होगा? जब कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाएगी. Financial risk refers to the risk of the firm not being able to cover its fixed financial cost due to variation in EBIT. EBIT में जो चेंजेस हो रही है उसकी वजह से अगर कंपनी अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का पेमेंट नहीं कर पा रही है तो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क अराइज हो जाएगा. With the increase in financial cost, the firm also required to raise the level of EBIT necessary to meet the financial cost. जैसे जैसे कंपनी में फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीज होता है वैसे वैसे कंपनी को अपना लेवल ऑफ EBIT भी बढ़ाना होता है, अपने प्रॉफिट भी बढ़ाना होता है ताकि वो उन फाइनेंशियल कॉस्ट को मीट कर सके. अगर ऐसा नहीं होगा, इफ द फर्म कैन नॉट कवर दीज फाइनेंशियल कॉस्ट, अगर फर्म उन फाइनेंशियल पेमेंट्स को, फाइनेंशियल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रही है, इट कैन बी टेक्निकली फोर्स्ड इनटू लिक्विडेशन. तो वो कंपनी को किधर लेता जाएगा? गर्त में. कंपनी को लिक्विडेशन की तरफ लेता जाएगा. तो बहुत जरूरी है कि कंपनी को एटलीस्ट उतना प्रॉफिट हो कि कंपनी अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सके. अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनी को लॉस होगा, कंपनी का नेगेटिव बैलेंस आएगा. ठीक है, और धीरे धीरे कंपनी कहाँ चली जाएगी? लिक्विडेशन में चली जाएगी, बंद होने के कगार पे आ जाएगी. क्योंकि कंपनी को तो इनका पेमेंट करना ही है, चाहे वो कंपनी अपने रिजर्व से करे चाहे कहीं से करे. लॉस हो रहा है तो कंपनी कहाँ से करेगी? अपने पूंजी में से निकाल के देगी, अपने कैपिटल में से पैसा निकाल के देगी, लेकिन इनका पेमेंट तो करेगी. तो जब ऐसा करेगी, जब कंपनी के कैपिटल से पैसा निकलने लगेगा, रिजर्व से पैसा निकलने लगेगा, तो धीरे धीरे वो एक दिन खत्म हो जाएगा और कंपनी कहाँ चली जाएगी? कंपनी का लिक्विडेशन होने के कगार पे आ जाएगी. ठीक है, तो कंपनी को एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए कि वो अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सके. अगर इससे ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर ले रही है, फिर भी उसका प्रॉफिट बचा रह रहा है, तो ये कंपनी के लिए फेवरेबल सिचुएशन है. ठीक है, लेकिन अगर फिक्स्ड कॉस्ट अगर कवर नहीं कर पा रही है तो कंपनी का क्या आएगा? नेगेटिव बैलेंस आएगा. वो कंपनी के लिए अनफेवरेबल सिचुएशन. देखिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज मेजर ऑफ चेंज इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT, इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं. ऑन द लेवल ऑफ अर्निंग पर शेयर, हम इसमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या मेजर करते हैं कि EBIT में जो चेंजेस हो रहा है, उसका हमारे EPS पे कितना इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT. ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है. इसका एक और फॉर्मूला है क्या? EBIT अपॉन EBT. जब कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर दिया, उस केस में ये फॉर्मूला यूज करते हैं. जब हमें इंक्रीज डिक्रीज दिया है कि EBIT में इतने परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है तो निकालिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. देखिए, परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंटेज चेंज इन EBIT कैसे निकालते हैं? इंक्रीज इन EPS परसेंटेज, अगर आपसे बोला जाए कि परसेंटेज चेंज इन EPS निकालिए तो कैसे निकलेगा? इंक्रीज इन EPS, देखेंगे EPS में कितना इंक्रीज हुआ, अपॉन किस पे इंक्रीज हुआ, इनिशियल EPS जो था वो अपॉन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन EPS. ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन EBIT भी निकलेगा. क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन EPS में जो इंक्रीज इन EBIT में जो इंक्रीज हुआ ऊपर, अपॉन इनिशियल EBIT जो था जिसमें इंक्रीज हुआ है वो इनिशियल EBIT अपॉन में लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन EBIT. क्योंकि निकालेंगे कि कितने परसेंट का चेंज हुआ है EBIT में, कितने परसेंट का चेंज हुआ EPS में. देन उसके बाद फॉर्मूले में पुट करके हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज.
देखिए यार, सिचुएशन और रिजल्ट है क्या, नो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर कोई फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है मतलब उस कंपनी के पास नो चांस है, किसका, नो चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब उस कंपनी में नो फाइनेंशियल लेवरेज, कोई भी फाइनेंशियल लेवरेज नहीं है। हायर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, अगर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, उस कंपनी के पास हायर चांस है, हायर चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। थोड़ा सा भी चेंज होगा अगर सेल्स में तो ईबीआईटी में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। ईबीआईटी में थोड़ा चेंज होगा तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा ईपीएस में। ठीक है, अगर हायर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है मतलब ईबीआईटी में थोड़ा सा चेंज हमारे ईपीएस को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देगा, चाहे वो इंक्रीज करने की बात करें हम, चाहे वो डिक्रीज करने की बात करें। हायर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है मतलब हाई फाइनेंशियल लेवरेज है। व्हेन ईबीआईटी इज हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, अगर ईबीआईटी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, देखिए सेल्स आता है, ठीक है, सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, राइट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर इस कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या आ जाएगा, ईबीआईटी आ जाएगा। ठीक है, ईबीआईटी आ गया। अब इस ईबीआईटी में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट तो क्या आ जाएगा, ईबीटी आ जाएगा। अब इस ईबीटी में से हम अगर टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ईएआईटी आ जाएगा। ठीक, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर ईपीएस जीरो होता है, जहां पे ईपीएस क्या होता है, जीरो होता है, जहां पर ईबीआईटी इक्वल होता है इंटरेस्ट प्लस टैक्स के। जहां पे ईबीआईटी किसके इक्वल होगा, इंटरेस्ट प्लस टैक्स के, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखिए अगर इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट करने के बाद यहाँ पे जीरो बैलेंस बच रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कंपनी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन में, कंपनी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन में, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ना तो फेवरेबल कंडीशन है ना तो अनफेवरेबल कंडीशन है। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, अगर यहाँ पे कोई ना कोई बैलेंस बच रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कंपनी फेवरेबल सिचुएशन में। ठीक है, कंपनी का जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो फेवरेबल है, पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब कंपनी अपने टैक्स या इंटरेस्ट इन दोनों में से किसी को कवर नहीं कर पा रही है, या तो टैक्स को सिर्फ कवर नहीं कर पा रही है, तो कंपनी का क्या आएगा, नेगेटिव बैलेंस आएगा। मतलब कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज नेगेटिव है, कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, कंपनी अनफेवरेबल सिचुएशन में होगी। आप ही सोचिए जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है इसमें कि जब ईबीआईटी क्या बोल रहे हैं, जब ईबीआईटी हायर होगा, हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है, मतलब ईएआईटी का पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज है फर्म का। अगर फर्म का ईबीआईटी लेस देन है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से कम है ईबीआईटी, मतलब वो लॉस की कंडीशन में, तो कंपनी क्या होगा, नेगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज होगा। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है ईबीआईटी मतलब वो क्या है, प्रॉफिट के कंडीशन में। ठीक है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट से कम है ईबीआईटी इसका मतलब वो लॉस के कंडीशन में। अगर ब्रेक इवन पॉइंट के इक्वल है ईबीआईटी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में। ठीक, आइए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम में आपको इतना ऐसा लिखना नहीं है, रफ पेज पे फटाफट से कैलकुलेशन करना है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए एक कंपनी थी द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जिनका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना था, 80,000 यूनिट्स का था। प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज पर यूनिट प्राइस है, मतलब 10 रुपए पे वो बेच रहे हैं एक यूनिट को। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 4 रुपीज पर यूनिट है। फिक्स्ड कॉस्ट 2,40,000 है। इंटरेस्ट है 1,20,000। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आउटपुट लिखेंगे, कितना है 80,000, 10 रुपीज पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स आ गया कितना, 8 लाख का सेल्स आ गया। अब इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा 4,80,000। फिर उसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा ईबीआईटी आएगा।
2,40,000। फिर उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ईबीटी। अब यहाँ पे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। 2,40,000 अपॉन 1,20,000 कितना आ गया, 2 टाइम्स और 200%। मतलब कि ईबीआईटी में अगर 1% से चेंज हो रहा है, ईबीआईटी में अगर 1% से चेंज हो रहा है तो ईपीएस में 2% से चेंज होगा। अगर ईबीआईटी में 100% का चेंज हुआ तो ईपीएस में 200% का चेंज होगा। ठीक है, ये आया है हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। आइए आपको एक एग्जांपल हम बता देते हैं, जब इंक्रीज डिक्रीज होगा तो कैसे करेंगे। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए सेल्स हमारा है 1 लाख, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है 30,000, माइनस कर दिए तो क्या आ गया, 70,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक, अब इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 है, माइनस किए हम तो आ गया 50,000। ठीक है, 50,000 क्या आ गया, ईबीआईटी आ गया 50,000। अब इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, इंटरेस्ट। सपोज करिए इंटरेस्ट भी है 20,000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30,000। ये 30,000 क्या आ गया, 30,000 क्या आ गया, 30,000 क्या आ गया, ईबीटी। 30,000 क्या आ गया, ईबीटी। अब देखिए अगर हम सेल्स में, चलिए टैक्स भी लिख ही देते हैं। चलिए सपोज करिए टैक्स नहीं देना है हमें, ठीक है, हम मान लीजिए टैक्स नील है, सपोज कर लीजिए टैक्स नील है, टैक्स हमें नहीं देना है। अब देखिए अगर हम सेल्स को इंक्रीज किए 50% से तो कितना हो जाएगा, 1,50,000 सेल्स हो गया। अब जिस प्रपोर्शन में टैक्स इंक्रीज होता है उतने ही प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जितना सेल्स इंक्रीज होगा उतना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और जितना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उतना ही वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। तो 50% हमारा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 45,000, माइनस कर देंगे तो 1,05,000 आ गया। अब इसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 माइनस करेंगे, ये तो फिक्स्ड ही है, ठीक है, फिक्स्ड ही है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85,000। अब इसमें से हम 20,000 इंटरेस्ट का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65,000। ठीक है, टैक्स कुछ नहीं है, हम माने टैक्स कुछ नहीं है तो 65,000 आ गया हमारा, क्या 65,000 हमारा आ गया EAIT, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आ गया, 30,000 आ गया, इंक्रीज होने के बाद कितना आ गया, 65,000 आ गया। अब हमें अगर निकालना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, अगर हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, राइट, ये फॉर्मूला है। तो ईबीआईटी में कितना चेंज हुआ है, ईबीआईटी में अब हम देखेंगे कितना परसेंटेज का चेंज हुआ है ईबीआईटी में और कितने परसेंट का चेंज हुआ है ईपीएस में। ईपीएस देखना है, ये तो अर्निंग दिया है, टोटल अर्निंग दिया है तो ईपीएस निकाल लेंगे। अब ये मान लीजिए कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो मान लीजिए कंपनी में 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो ईपीएस कैसे निकलेगा, ईपीएस इक्वल टू क्या होता है, टोटल अर्निंग अपॉन में टोटल शेयर्स। ठीक है, टोटल अर्निंग अपॉन में टोटल शेयर्स। तो 30,000 को जब हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा 3 रुपए, ईपीएस कितना आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर 3 रुपए आ जाएगा, और इसका निकाल देंगे 65,000 को डिवाइड कर देंगे जब हम 10,000 से, तो क्या आ जाएगा 6.5 रुपीज, क्या आ गया 6.5 रुपीज। देखिए कितना आ गया 6.5 रुपीज। एक मिनट हम यहां पे लिखते हैं। देखिए फर्स्ट वाले के केस में ईपीएस कितना आया, फर्स्ट वाले के केस में ईपीएस 3 रुपए आया है, 3 रुपीज, और सेकेंड वाले के केस में 6.5 रुपीज आया। ये क्या आया है, ये ईपीएस आया फर्स्ट के केस में और सेकेंड के केस में। ईबीआईटी कितना है, पहले था 50,000 अब हो गया 85,000, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आ जाएगा,
देखिए फॉर्मूला लिखते हैं फॉर्मूला लिखेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फॉर्मूला क्या है इसका? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। कैसे निकलेगा? कितना चेंज हुआ? 3 से 6 हो गया। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन ईपीएस अपॉन कितने पर इंक्रीज हुआ? 3 रुपए पे। तो कितना आ जाएगा? 3/3। कितना परसेंट आ जाएगा? 100%। कितना आ जाएगा? 100%। मतलब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना है? 100%। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी देखना है हमें। तो ईबीआईटी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ये कैसे निकलेगा? ईबीआईटी कितना था? 50,000 था। 50,000 से हो गया 85,000 अपॉन कितने में इंक्रीज हुआ? 50,000 पे इंक्रीज हुआ, तो आ जाएगा 35,000 अपॉन 50,000। कितना आ जाएगा? 70%। कितना चेंज हुआ? 70% का। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है? 70%। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 100%। 70% डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 1.4 टाइम्स। 1.4 टाइम्स, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? 140%। मतलब कि अगर हम 1% से चेंज करें अपने ईबीआईटी में, तो ईपीएस 1.4% से चेंज होगा। ठीक है, अगर ईपीआईटी हमारा 100% से चेंज हो रहा है तो ईपीएस हमारा 140% से चेंज होगा। ठीक है, तो ऐसे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकलेगा कब? जब हमें इंक्रीज दिया होगा कि सेल्स में कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेल्स में अगर सिर्फ सेल्स में हमें दिया होगा सेल्स में सिर्फ कितना इंक्रीज हो रहा है, तो उससे हम वेरिएबल कॉस्ट और उसके बाद का इंक्रीज तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ हमें दिया हो अगर सिर्फ हमें सेल्स में इंक्रीज दिया हो, सिर्फ सेल्स में इंक्रीज दिया हो, तो उतना ही परसेंट वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज होगा। फिक्स्ड तो फिक्स्ड ही रहेगा, इंटरेस्ट भी फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, वैसे हम निकाल लेंगे, ईबीआईटी निकाल लेंगे, फिर इंटरेस्ट माइनस करके ईबीटी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद टैक्स माइनस करके ईएआईटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? परसेंटेज चेंज वाला। जब हमें चेंज दिया होगा तो, अगर चेंज नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ यही फिगर दिया है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फिगर हमें दिया है, सिर्फ और सिर्फ ये फिगर दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आज हम क्या पढ़े? आज हम पढ़े हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करते हैं। दोनों फॉर्मूले से हम बता दिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार आइए फिर से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का? डीएफएल। डीएफएल का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला है, याद रखिएगा। डॉल का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, उससे कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लिवरेज के कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद मुस्कान, अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपनी अपने वीडियो की पीडीएफ शेयर करती हूँ एंड डेली लाइव क्विज कराती हूँ, तो ज्वाइन करिए हमारा चैनल। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।